वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को पिक किया है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से है। एक पार्टिकल है जो इनिशियली पॉइंट P पे है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है और बाद में आफ्टर सर्टेन टाइम ये एक दूसरे पॉइंट दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, राइट। तो हमें बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, राइट। तो मैंने क्या बताया था थ्योरी में जो मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर इसका डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन होता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं जो इसके इनिशियल पोजीशन को डिफाइन करेगा। लेट्स से ये पोजीशन वेक्टर r1 है और बाद में ये कहीं q यहाँ पे पहुँच गया है ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये लेट्स से r2 है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल OPQ में हम क्या बोलेंगे कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ होगा, नहीं। तो PQ भी मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो दिस इज OQ माइनस OP, नहीं। तो ये मेरा डेल्टा R हो गया। अब OQ क्या होगा, अब यहाँ पे तरीका क्या था लिखने का, ये जितना भी कोऑर्डिनेट है OQ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले X कोऑर्डिनेट आएगा, फिर Y कोऑर्डिनेट का पार्ट आएगा, फिर Z कोऑर्डिनेट का पार्ट आएगा। ये हमने Q के रिस्पेक्ट में लिखा है पोजीशन वेक्टर। अब P के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, I कैप, यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू I कैप क्या होगा, I कैप हो जाएगा, प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। अभी दोनों डिफरेंस निकाल लें तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया एंड 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप हो जाएगा ये, राइट। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, डेल्टा R का मॉडुलस। सो रूट अंडर तीनों का जो कॉफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना होगा √3। जो भी मीटर, अगर यूनिट मीटर में लेते हैं तो मीटर में हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है XYZ, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 3 अलग अलग पॉइंट हैं, है ना। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये तीनों ही पॉइंट इक्विलैटरल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ L दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस पे है, ठीक है। ये PQR जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट है। P जो एक्स एक्सिस पे है, Q Z पे है और R जो है ये Y पे है। तो हमें, और ये तीनों ही वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है और उसका जो साइड लेंथ है वो L दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या बताना है, एक पार्टिकल जो है वो इनिशियली पॉइंट P पर है और आफ्टर सर्टेन टाइम वो Q पे पहुंच जाता है। तो ये P इसका इनिशियल पोजीशन है और बाद में वो Q पे पहुंच जाता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है क्या होगा, है ना। और ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा R अगर देखा जाए तो ये P से Q मूव कर रहा है, राइट। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये OQ हो जाएगा, इनिशियल ये OP है, राइट। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बोलें OPQ में बोलें तो क्या बोलेंगे कि OP प्लस PQ ये क्या हो जाएगा, OQ या PQ, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। सो OQ माइनस OP, तो ये मेरा डेल्टा R हो गया। अब OQ माइनस OP, अब OQ और OP को डिफाइन करने के लिए हमें इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करें, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक सिमेट्री भी है, मतलब जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा,
नहीं, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। मतलब अगर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम हो गया तो ये एंगल हम कितना बोलेंगे 45 डिग्री। नहीं, तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही लेंथ, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो ये तीनों ही लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये सेम हो गया तो इस प्लेन में अगर देखें OPR ट्रायंगल में देखें, अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गया तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो अब क्या, अब ये स्टैब्लिश हो गया, ये 45 है, ये 45 है ना, सब 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो गया, है ना, ये भी 45 हो जाएगा इसके प्लेन में, ये भी 45 हो जाएगा। तो अब क्या हम P का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं? तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ये कितना होगा L cos 45 डिग्री। तो तरीका क्या होता है, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सो L cos 45 डिग्री, और क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 हो जाएगा। नहीं, सिमिलरली यहां पर देखें तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो ये भी मेरा L है तो L cos 45 डिग्री हो गया ये, बट ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है, z के अलोंग, और बाकी जो इसका x और y कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0 होगा, तो 0,0 और L cos 45 डिग्री। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू L/√2, 0,0, और यहाँ पे कितना होगा 0,0, L/√2। तो हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं। अब जो OQ है वो कितना हो जाएगा, अब क्योंकि इसमें सिर्फ K वाला पार्ट आएगा, I कैप J कैप तो इसका 0 है, तो L/√2 क्या बोलेंगे K कैप माइनस, और अगर हम OP वेक्टर को डिफाइन करें तो इसमें सिर्फ इसका X कॉम्पोनेंट है, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा L/√2 क्या हो जाएगा, ये I कैप हो जाएगा। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन हो गया। ठीक है, सिंपल। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली, है ना, एक पॉइंट P पे है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 दिया हुआ है। ठीक है, मोशन XY प्लेन में हो रहा है, पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पे है और इसका मोशन XY प्लेन में हो रहा है, राइट। तो ये पार्टिकल जो है 5 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड इसका दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, या नहीं 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियली जो पार्टिकल है ये 3,4 इस पोजीशन पे है और ये यूनिफॉर्म स्पीड या कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो हमें बताना है 2 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का। ठीक है, तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इन दिस डायरेक्शन, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो लेट्स से कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, राइट, ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये r1 हो गया, और लेट्स से ये कहीं q यहाँ पे पहुँच गया, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो हमें OQ बताना है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPQ, है ना, इन ट्रायंगल OPQ क्या लिखेंगे हम लोग कि OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। नहीं, अच्छा OP तो हमें पता है, अब OP हमें पता है, राइट। OP हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ये 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो अगर हमें इस PQ को डिफाइन करना है तो PQ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो PQ हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में अब ये V5 से मूव कर रहा है तो 2 सेकेंड के बाद ये कितना मूव कर जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा। मतलब अगर PQ देखें तो 2 सेकेंड के बाद कितना होगा 5 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर मूव करेगा, राइट। तो ये 10 हो जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप के डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस √4² प्लस 3²। नहीं, तो किसी भी वेक्टर को उसके
मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देख रखा है वेक्टर की प्रॉपर्टीज में। तो ये मेरा 10 हो गया, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर मूव कर जाएगा, तो ये 10 मीटर हो गया। और इनटू क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा 4i कैप प्लस 3j कैप के अलॉन्ग, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से देखेंगे 5 हो गया, तो 10 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप बाई 5 करेंगे, तो ये इंटू 2 हो गया, तो ये 8i कैप प्लस 6j कैप हो जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अब दोनों ही वेक्टर मेरा डिफाइन हो गया है। सो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 8i कैप प्लस 6j कैप, नहीं दोनों को ऐड कर दें तो 11i कैप और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10j कैप, ठीक है। तो फाइनल जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका वो कितना होगा, 11i कैप प्लस 10j कैप, राइट। तो ये मेरा थर्ड प्रॉब्लम हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो लेट से अगर यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हैं, ये इधर मेरा x है, इधर y है, तो ये बेसिकली मोशन XY प्लेन में हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इस सेंस में मूव कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया। t = 0 पे ये एंगुलर पोजीशन 60 पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब इसको हम पॉइंट P बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मूव कर रहा है इधर, तो ये जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। तो हमें बताना है आफ्टर, अच्छा इस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो है वो भी 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 2 मीटर और जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है जिससे वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फिर हमें बताना है वेलोसिटी वेक्टर। ये 3 चीज हमें बताना है आफ्टर, है ना, आफ्टर π/3 सेकेंड्स बताना है ना। π/3 सेकेंड्स हमें बताना है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आफ्टर π/3 सेकेंड्स हमें बताना है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, ये जो OP हो जाएगा, OP कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो 2 cos 60 डिग्री i कैप एंड 2 sin 60 डिग्री j कैप। तो 2 इंटू हाफ करेंगे i कैप, 2 इंटू √3/2 j कैप, तो i कैप प्लस √3 j कैप। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आफ्टर टाइम π/3 सेकेंड्स ये कितना डिस्टेंस इस सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है, मतलब ये जो आर्क लेंथ होगा वो कितना होगा। तो थीटा हमें पता है L/r, तो L कितना हो जाएगा, तो हमें थीटा चाहिए, अच्छा थीटा हमें चाहिए एक्चुअली, अगर थीटा हम देख लें तो कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v × t, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो v × t और बाय r, तो v मेरा कितना है 2, टाइम मेरा कितना है π/3 सेकेंड्स, है ना। तो पाई यहाँ पे ऑब्वियसली ये पाई रेडियन है, तो π/3 सेकेंड्स और यहाँ पे 2 है, नहीं तो ये कितना मूव कर गया, π/3 एंगल मूव कर गया, राइट, π/3 सेकेंड्स में। तो π/3 सेकेंड्स में ये π/3 एंगल मूव कर गया। π/3 एंगल कितना होता है 60 डिग्री, नहीं तो मतलब ये जो रोटेशन हुआ ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये टोटल 180 होता है, तो ये 60 तो बचा कितना, ये भी 60 हो गया। मतलब अगर देखें ठीक से तो ठीक डायमेट्रिक जो इसके जो ऑपोजिट पॉइंट होगा, एग्जैक्टली इसके जो ऑपोजिट पॉइंट होगा वहां पहुंच जाएगा, नहीं। तो अब OQ को डिफाइन करना हो, हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए इतने π/3 सेकेंड्स के बाद, तो OQ कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री, नहीं ये वेक्टर OQ इधर हो गया, OP वेक्टर में इधर हो गया, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये इधर डायरेक्टेड होगा, सो 2 cos 60 डिग्री माइनस i कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ होगा, पॉजिटिव y की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो 2 sin 60 डिग्री प्लस j कैप।
तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये प्लस रूट 3j कैप। अब ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा PQ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे OQ माइनस OP। तो ठीक से देखा जाए तो OQ मेरा हो गया माइनस आई कैप प्लस रूट 3j कैप, और माइनस OP अगर देखें तो आई कैप प्लस रूट 3j कैप। तो ये जो रूट 3j कैप रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2i कैप। तो इफेक्टिवली एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट हैं। तो ये कितना मूव कर गया, ये 2i कैप मतलब 2 मीटर है ना, डिस्प्लेसमेंट वाइज यहाँ इधर लेफ्टवर्ड मूव कर गया। नहीं तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल केस है इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आना भी चाहिए था। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब लास्ट है मेरा वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी किधर डायरेक्टेड होगा, तो वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड होगा, इस तरफ होगा। अगर इस डायग्राम को अलग से बनाया जाए तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा है ना, तो ये मेरा 60 डिग्री है नहीं, और वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ लॉन्ग टैंजेंट होता है डायरेक्टेड। तो कैसे डिफाइन करेंगे अब, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो 60 90 ये कितना हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 60 ये 30 होगा, तो ये कितना होगा 60। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर को, तो v का मॉडुलस cos 30 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट होगा इधर वाला कंपोनेंट इसका, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस इधर है तो ये लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होगा, तो v cos 30 डिग्री माइनस आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका वो नीचे डायरेक्टेड होगा। तो क्या लिखेंगे v का जो मॉडुलस होगा sin 30 डिग्री है ना, और माइनस j कैप हो जाएगा। ये सारा वैल्यू रख दे यहाँ पर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू रूट 3/2 माइनस आई कैप एंड 2 इंटू हाफ माइनस j कैप, सो माइनस रूट 3i कैप है ना एंड माइनस j कैप। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अगेन क्या आएगा 3 + 1 का रूट अंडर, तो 2 ही आ जाएगा। बट वेक्टोरियल अगर रिप्रेजेंट करना हो तो डायरेक्शन तो हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी का, इसलिए जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इस इंस्टेंट पे ये इतना हो जाएगा, ठीक है। बट वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा हर एक इंस्टेंट पे 2 ही होगा, या कह सकते हैं स्पीड जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है कि 2 पार्टिकल हैं है ना, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। इसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 है और इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 है। सेकंड पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r2 है और ये v2 के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v1 के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें बताना है कि फाइंड कंडीशन फॉर कोलिजन, फाइंड कंडीशन फॉर कोलिजन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कोलिजन में हम लोग जो भी कंडीशन लाएंगे r1 v1 r2 v2 के टर्म में ही लाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो अगर कोलिजन हो रहा है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेट्स से कि कहीं ये यहाँ आगे बढ़ा, ये कहीं यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ कोलाइड करता है, इस पॉइंट को लेट्स से हम क्या बोल दें, इसको P बोल दें। तो ये फाइनल मेरा पोजीशन वेक्टर होगा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ पार्टिकल्स विल बी सेम, तभी कोलिजन होगा नहीं। तो जैसे हम मान लेते हैं अब क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ये, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा v1 इंटू टी, नहीं अगर हम देखें इस ट्रायंगल में तो ये जो 1 और p हो जाएगा ये कितना हो जाएगा v1 इंटू टी। तो हम क्या लिखेंगे, तो दिस इज वेक्टर मेरा होगा v1 इंटू टी। सिमिलरली इधर से अगर लिखेंगे तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो होगा ये v2 इंटू टी, क्योंकि v2 तो वेलोसिटी है ना। तो अगर लेट से t टाइम के बाद कोलिजन होता है यहाँ पर, ये t = 0 यहाँ पर है, इसका t = 0 यहाँ पर है और t = t पे कोलिजन होता है,
तो ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये v1t डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये v1t हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा v2 इंटू टी। अब फाइनल पोजिशन वेक्टर अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो कितना लिखेंगे, r1 प्लस v1 इंटू टी, ये वेक्टर ओपी हो गया। नहीं, ये हमने लिखा किसके रेस्पेक्ट में, r1 के रेस्पेक्ट में। अगर r2 के रेस्पेक्ट में लिखें तो कितना होगा, r2 प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो v2 इंटू टी, तो ये कितना लिखेंगे, दिस इक्वल टू r2 प्लस v2 इंटू टी। तो हमने यहाँ पे t को तो मान लिया है कि आफ्टर टाइम t ये कोलाइड करता है, बट t को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर हमें कंडीशन निकालना है r1 r2 v1 v2 के टर्म में। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब यहाँ से r1 माइनस r2 इसको लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएं तो v2 माइनस v1 इंटू टी हो जाएगा, राइट। नहीं, अगर हम इसको लेट से इसको वेक्टर a बोलें और इसको वेक्टर b बोलें, लेट से इस पूरे टर्म को v2 माइनस v1 को, तो t तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टाइम है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जो वेक्टर a है वो पैरेलल होगा वेक्टर b के, ऐसा हम बोलेंगे ना। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अगर a इज पैरेलल टू b, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, t तो पॉजिटिव है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। तो मेरा कंडीशन फॉर कोलिजन क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉर कोलिजन, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर a के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा और b के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दोनों सेम होना चाहिए। सो r1 माइनस r2 बाय मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय मॉडुलस ऑफ v2 माइनस v1। ये मेरा कंडीशन ऑफ फॉर कोलिजन हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग टाइम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और मेरा एंटायर जो कंडीशन है वो r1 r2 और v1 v2 के टर्म में आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेक्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कार्डिनल डायरेक्शन और उसका जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।